क्या आपका भी ईपीएफ विड्रॉल पर टीडीएस कटा है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यदि आपने ईपीएफ को विड्रॉल किया है और कुछ पैसा आपका कट गया है, यानी कि जो कुछ पैसा है वो है टीडीएस। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आप कटे हुए पैसे को या टीडीएस को रिफंड ले सकते हैं। आज इस वीडियो में प्रोसेस बताने वाला हूं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आरटीआई फाइलिंग और आरटीआई कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, आप टीडीएस कब रिफंड लेंगे? देखिए, इसका भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है। जैसे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक। यदि आपके इस पीरियड में, यानी कि 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच में आपने ईपीएफ को विड्रॉल किया है और तब आपका टीडीएस कट हुआ है, आरटीआर फाइलिंग करके, जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूं, आप इस प्रकार अपने टीडीएस को रिफंड ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपका इस पीरियड में ना कट के इससे पहले का है, यानी कि मान लीजिए आपका 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 फाइनेंशियल ईयर का है, तो वो आपका रिफंड नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी आरटीआर फाइलिंग की डेट है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की, जो कि असेसमेंट ईयर होता है 22-23, उसकी डेट निकल चुकी है, तो उसमें आप रिफंड नहीं ले सकते हैं। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा? ऑनलाइन तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि आप आरटीआर फाइलिंग करके रिफंड ले लें, क्योंकि आरटीआर यू का ऑप्शन होता है जिसमें कि आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना होगा और असेसिंग ऑफिसर से मिलकर आप उस रिफंड को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन ओपन हो जाएगा आपका और आरटीआर फाइलिंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? असेसिंग ऑफिसर से मिलना होगा। अब मान लीजिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 में, ठीक है, तो आपकी जो आरटीआर फाइलिंग होगी वो होगी असेसमेंट ईयर 24-25 में। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आपका टीडीएस 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच में कटा है तो उसकी आरटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 जुलाई। ठीक है, उसके अंतर्गत आप आरटीआर फाइलिंग करके अपना रिफंड ले सकते हैं। फिर उसके बाद भी यदि आरटीआर फाइलिंग करते हैं, सबसे जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर, लेकिन 31 जुलाई के बाद इसमें 1000 रुपये की लेट फी हमारी ऐड होती है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर मेरा असेसमेंट ईयर 22-23 का है, क्या वो रिफंड हो जाएगा? तो वो नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि असेसमेंट ईयर 22-23 का हम अपना रिफंड आरटीआर फाइलिंग करके वापस ले लें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड कैसे करना है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी, या आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं, इनकम टैक्स आईडी कैसे रजिस्टर्ड करें। ठीक है, जैसे ही आप रजिस्टर्ड कर लेंगे, सबसे पहले आपको चेक करना है अपना टीडीएस जो कट हुआ है। ठीक है, वो कहाँ से करेंगे? सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो आपको जाना है ई फाइल पर। ई फाइल पर जैसे ही जाएंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर, फिर उसके बाद व्यू फॉर्म 26A। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसे कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद फिर आपको यहाँ पर आई एग्री पर टिक मार्क करना है, फिर प्रोसीड पर क्लिक करना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे, फिर व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पर चूज करना है असेसमेंट ईयर है। जैसे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था वो कौन सा था? 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23। ठीक है, लेकिन हमारा जो असेसमेंट ईयर होता है, जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट ईयर का होता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 22-23, और असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 23-24। तो यहाँ पर जो हम सिलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर वो करेंगे 23-24। ठीक है, फिर उसके बाद व्यू एज, तो HTML पर यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद व्यू डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट एज PDF पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका ये इस प्रकार का फॉर्म 26A शो हो जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे होंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो EPF है वो शो हो जाएगा। जैसे कि हमारी कंडीशन में 98,353 रुपये हमने EPF को विड्रॉल करा और उस पर हमारा ये TDS कटा है, कितना? 10,928 रुपये। अब हमारी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो हमें ये रिफंड लेना है। ठीक है, तो रिफंड कैसे लेंगे? आरटीआर फाइलिंग करके। तो फिर दोबारा हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है, और इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद हमें आरटीआर फाइलिंग करनी है। आरटीआर फाइलिंग कैसे करनी है अब मैं आपको बता देता हूँ। आपको फाइल नाउ पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है? 23-24। फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे 23-24। अब उसके बाद दो ऑप्शन है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो आपको करना है ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन पर टिक मार्क, फिर उसके बाद इसे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
क्लिक जैसे ही करेंगे फिर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक इंडिविजुअल पर सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर हमें ITR फॉर्म सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम जो ITR फाइलिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ अपना रिफंड लेने के लिए, तो आपको सिलेक्ट करना है ITR 1। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड क्लिक करने के बाद अब देखिए 3 ऑप्शन आएंगे, आपको इसमें अदर्स पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको सिलेक्ट करना है अदर्स। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है नो पर। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए यदि आपका इनकम टैक्स पोर्टल पर बैंक अपडेट नहीं है तो आपको इसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड को ऐड कर देना है प्रोफाइल में जाकर। ठीक है, अदरवाइज है तो आपका ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर, मेल ID और बैंक अकाउंट में पैन नंबर लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो रिफंड है वो रुक सकता है। ठीक है, तो आपका अपडेट बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब जैसे कि सिलेक्ट फॉर रिफंड ऐसे है, इसको ऑन कर देना है ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना है। अब उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आपको इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आपके AIS, TIS या फॉर्म 26S में यदि आपकी सैलरी शो हो रही है तो आपको सैलरी में ऐड कर देनी है सैलरी। ठीक है, यदि आपकी नहीं हो रही है तो फिर आप रहने देंगे और नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं एनी अदर इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद अब हमारी जो इनकम है वो कितनी है, हमारी है 98,353। तो 98,353 को इसमें डाल देंगे। ठीक है, 98,353। अब इसमें हम टाइप कर देंगे EPF विड्रॉल इनकम। ठीक है, क्या डालना है आपको, EPF विड्रॉल इनकम। अब उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद टोटल डिडक्शन पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद टैक्स पेड हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए जो हमारा TDS कटा है वो हमारा कहाँ पर शो होता है, वो होता है टैक्स पेड में। ठीक है, टैक्स पेड में जो हमारा TDS कट हुआ है, जो हमारा पैसा कटा है वो कहाँ पर शो होगा, वो होगा टैक्स पेड में। अब जैसे कि यहाँ पर हमारी जो TDS की अमाउंट है वो शो हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं TDS की अमाउंट जो पैसा हमारा कटा था EPF विड्रॉल पर वो था 10,928 रुपये। तो अब हमारा 10,928 रुपये यहाँ पर शो हो रहा है, कहाँ पर, टैक्स पेड में। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको कंफर्म कर देंगे। ठीक है, क्लिक करना है कंफर्म पर। अब उसके बाद फिर नीचे आएंगे और अब हमें क्लिक करना है टोटल टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब हमें कंफर्म पर क्लिक करना है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। तो इसमें ऊपर टिक मार्क करके यहाँ पर, ठीक है, इसे प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद E-वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप E-वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला है E-वेरीफाई नाउ। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP आएगा और वो OTP आपको डालना होगा। और सेकंड ऑप्शन है, आप इसको 30 दिन के अंदर भी अपनी E-वेरीफाइड ITR कर सकते हैं, लेकिन आपकी अभी सबमिट हो जाएगी। फिर तीसरा ऑप्शन है, आप अपनी जो एक्नॉलेजमेंट है, आप यदि E-वेरीफाइड नहीं करते हैं तो आप इसको बेंगलुरु CPC बेंगलुरु इसको स्पीड पोस्ट कर सकते हैं 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो सबसे अच्छा अपनी ITR को E-वेरीफाइड करने का जो ऑप्शन है वो पहला वाला है। और यदि आप अपनी ITR को E-वेरीफाइड नहीं करते हैं तो आपकी ITR इनवैलिड मानी जाएगी। तो इसे हैंड टू हैंड आपको E-वेरीफाइड करनी है। ठीक है, E-वेरीफाई नाउ पर टिक मार्क करेंगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इसमें देखिए आपको पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। इसमें लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा। अब उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक आपको कर देना है। अब उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर इस पर टिक मार्क करना है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप
जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जैसे कि आप देख रहे हैं वेरीफाई OTP, जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा और वो OTP हमें कहाँ डालना है, वो OTP हमें यहाँ पर डालना है। ठीक है, डालने के बाद इसे वैलिडेट पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारी जो ITR है वो ई-वेरीफाइड हो जाएगी, यानी कि हमारा ITR फाइलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है और आपका जो पैसा कटा है, जो TDS कटा है, आप उसको रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने ITR फाइलिंग भी कर दी, अब हमारा जो रिफंड है वो कब तक आएगा। देखिए, ITR फाइलिंग करने के बाद ITR प्रोसेस्ड होती है। ठीक है, वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, व्यू रिटर्न्स पे जाकर। ठीक है, जब आपकी ITR प्रोसेस्ड हो जाएगी, प्रोसेस्ड होने के बाद जो आपका असेसिंग ऑफिसर होगा वो जो आपका रिफंड है वो इशू करेगा। ठीक है, इशू करने के बाद उसमें कुछ टाइम लगता है, टाइम लगने के बाद आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो सब डिपेंड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आने को। तो आपका यदि ITR कल प्रोसेस्ड हो जाती है तो उसके बाद आपका 1 वीक के अंदर आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा। ठीक है, लगने को इसमें 1 मंथ भी लग जाता है। ठीक है, तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, आपका जो रिफंड है वो 100% आ जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में नहीं आ सकता, वो है आपके बैंक अकाउंट में। यदि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होगा, यदि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं होगा तो आपका रिफंड रुक सकता है। तो जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID अप टू डेट होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी आपका रिफंड आएगा। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट से अपनी ITR फाइलिंग और ITR कंप्यूटेशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।